Hello everyone, welcome to another video. This video is for all future nursing officer, those who are preparing for the competitive exam, AIMS NORCET, railway, BHU, CHO, nursing officer, state nursing officer, OSSC nursing officer. ये सब एग्ज़ाम के लिए आई होप बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ कंसेंट क्यों चाहिए एंड क्या क्या टाइप्स है. कंसेंट हमें चाहिए क्योंकि हम पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल को तो हम उसके मर्ज़ी के बिना, उसके एग्रीमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते. इवन इफ हमें उसे टच करना है तो उसका परमिशन ज़रूरी होता है. इसीलिए कोई भी प्रोसीजर अगर करते हैं तो सबसे पहले उसका पेशेंट का कंसेंट 100% हमें चाहिए. विदाउट पेशेंट का कंसेंट में हम कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए ये जो सिस्टम है, वो जो कंसेंट का सिस्टम है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए. तो पहले हम ये देखेंगे टाइप्स में. पहला टाइप है एडमिशन एग्रीमेंट. ये एडमिशन एग्रीमेंट में क्या होता है, ये एडमिशन एग्रीमेंट आर द ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड आइडेंटिफाई द हेल्थ केयर एजेंसी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइंट. पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन जब पेशेंट आता है ओपीडी में, तो उसे अगर ऐसा बीमारी है और पेशेंट को अगर भर्ती करना पड़े तो उसी के दौरान जो प्रोसेस किया जाता है उसे एडमिशन एग्रीमेंट बोलते हैं. अगर पेशेंट अगर इंटरेस्टेड है तो हम एडमिशन कर सकते हैं. अदरवाइज पेशेंट अगर नहीं चाहता है कि हमें एडमिशन होके रहना है तो हमें उसे नहीं बाय फोर्स नहीं कर सकते. ये उसका मर्जी है. अगर उसे लगता है कि वो एडमिशन होना ज़रूरी है तो वो आ सकता है. अदरवाइज हम फोर्सफुली उसे एडमिट नहीं कर सकते. ये पेशेंट की राइट्स होता है. उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन कंसेंट. इम्यूनाइजेशन कंसेंट क्या है? इम्यूनाइजेशन कंसेंट रिक्वायर्ड होता है उसी टाइम जब पेशेंट को या फिर न्यूबॉर्न चाइल्ड को जब हम कोई भी इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. ये इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ये सब इम्यूनाइजेशन कंसेंट रिकॉर्ड होता है. और ये इसलिए रिकॉर्ड होता है कि कुछ मिसहैपन ना हो एंड उसका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट ये इम्यूनाइजेशन देने का बेनिफिट क्या है एंड उसका ना देने का बेनिफिट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब पेशेंट को बताना है, मरीज को बताना है. पेरेंट्स और चाइल्ड का पेरेंट्स को बताना है. उसके बाद हम इम्यूनाइजेशन कंसेंट दे के हमें उसे जो प्रोसेस करना है या भी जो भी इम्यूनाइजेशन देना है वो फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा कंसेंट है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन. पेशेंट का अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और फिर पेशेंट का कोई सेप्टिसेमिया डिजीज हो गया है या फिर पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है, उसी दौरान हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जानलेवा हमला कर सकता है. एंड अगर पेशेंट का कुछ भी रिएक्शन होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट का जान भी जा सकता है. इसीलिए बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कंसेंट चाहिए. एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान टाइप्स ऑफ क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है. इसी रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कंसेंट चाहिए. ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट वाज इन्फॉर्म ऑफ द बेनिफिट. पेशेंट को पहले उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का बेनिफिट क्या है उसे बताना है पहले. एंड रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ये रिस्क भी क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन करने का रिस्क क्या होता है, उसका ट्रांसफ्यूजन करने का बेनिफिट क्या होता है. एंड सम क्लाइंट्स hold religious belief that they will prohibit them from the receiving the blood even in the life threatening condition. ऐसा भी ग्रुप का पीपुल होते हैं जो कि मतलब उनका जो कल्चरल बिलीफ होता है, उनका जो कल्चरल बिलीफ है, ट्रेडिशन है, ये सब के
माध्यम से वो लोग मतलब गहराई में बंधे हुए होते हैं, जैसे कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी दे पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जबकि हीमोग्लोबिन लेवल घटता जाता है और सिकल सेल जैसा बीमारी होता है या फिर डेंगू वगैरह में ये क्या होता है ना, प्लेटलेट डेंगू में प्लेटलेट काउंट घटता जाता है। इसी दौरान हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ज़रूरी होता है। अगर इसके हिसाब से भी कुछ जो पीपल होते हैं उनका जो कल्चरल बिलीव होता है, इसके दौरान उन लोगों ने नहीं चाहते हैं इवन इफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एक कौन सा भी मतलब कितना बड़ा रिस्क क्यों ना हो, उनको मतलब ट्रांसफ्यूजन का बेनिफिट जितना भी समझाओ तो उनको समझ में नहीं आता है। उसके बाद आ जाता है सर्जिकल कंसेंट। सर्जिकल कंसेंट क्या है? सर्जिकल कंसेंट ये एक ऐसा कंसेंट, अगर हमें कुछ भी सर्जरी परफॉर्म करना है, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, कोलिथियासिस कोलेसिस्टेक्टोमी हो गया, अपेंडेक्टोमी हो गया, मास्टेक्टोमी हो गया एंड स्प्लेनेक्टोमी हो गया, फिर हर्निया हो गया एंड ये जो टाइप्स ऑफ बीमारी होता है उसे हम सर्जिकल प्रोसेस के हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। ये विदाउट सर्जरी में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। तो उसी की तरह जो हम सर्जरी परफॉर्म करने के लिए जो इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जो या फिर कोई डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर लाइक द सर्जन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं जो प्रोसीजर, उनको पहले क्या करना पड़ता है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमें ये सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं और आपका ये हो सकता है, मतलब ये रिस्क हो सकता है एंड उसका रिस्क एंड बेनिफिट, अगर ये सर्जरी परफॉर्म करे तो आपका बेनिफिट क्या होगा, अगर ना करे तो आपका नुकसान क्या होगा, ये सब पेशेंट को बताना है। अगर पेशेंट उसके बाद भी अगर एग्री होता है तो देन हम रूटीन सर्जरी के लिए जा सकते हैं। इवन इफ इन केस ऑफ इमरजेंसी सर्जरी, सपोज जैसे कि सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट हो गया और उसे हमें इमरजेंसी में सर्जरी परफॉर्म करना चाहिए, अगर पेशेंट इंटरेस्टेड उसी के दौरान पेशेंट तो होश में नहीं होगा या फिर साइन मतलब एक ये सर्जिकल कंसेंट देने का मूड में तो नहीं होगा, उसका बेनिफिट जो जो मतलब हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है उसे हमें समझाना है। उसके बाद क्या करना है, अगर वो समझ गया उसके फैमिली रिलेटिव को भी समझाना है। वो सब एग्री होने के बाद हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि मेडिको लीगल केसेस के दौरान अगर कुछ भी मिसहैपन होता है तो हम इसको एविडेंस के तौर पर ये काम में ले सकते हैं। इसीलिए ये सर्जिकल कंसेंट भी बहुत ज़रूरी है बिफोर सर्जरी। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है रिसर्च कंसेंट। रिसर्च कंसेंट ये क्या होता है? रिसर्च कंसेंट ये एक ऐसा कंसेंट जो ड्यूरिंग हमें क्या करता है, जो परमिशन लेते हैं, किसका परमिशन लेते हैं, रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन द रिसर्च स्टडी। हमें कोई रिसर्च स्टडी परफॉर्म करना है तो हमें जो ये हाँ रिसर्च के दौरान अगर हमें कोई भी मतलब पार्टिसिपेशन करना है तो परमिशन तो चाहिए, उसके हिसाब से जो हम कंसेंट लेते हैं उसे रिसर्च कंसेंट बोलते हैं। द कंसेंट इज परफॉर्म फ्रॉम द क्लाइंट अगर सपोज हम कोई केस स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई डिजीज़ का असाइनमेंट हुआ है हमें और हमें कंसेंट चाहिए, सपोज पॉसिबल रिस्क क्या है एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, रिसर्च क्या है, ये उसका बेनिफिट अगर पेशेंट को समझाए तो ये 100% में दावा कर सकता हूँ कि पेशेंट आपको कोऑपरेट करेगा एंड पेशेंट अगर कोऑपरेट करेगा तो आप रिसर्च स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर ये रिसर्च कंटिन्यू करे तो कोई ना कोई हमें रिसर्च मतलब खोजना है, उसके बाद तो लास्ट में एक ऐसा कंक्लूजन पे आएंगी कि हमें रिसर्च करने का मतलब पता चल जाएगा कि इसका रिसर्च जब करे तो कि कुछ समथिंग न्यू देखने को मिलेगा एंड जानने को मिलेगा या फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमें बेनिफिट होगा।
बेनिफिट होगा, इसीलिए हमें ये रिसर्च कंसेंट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल कंसेंट। स्पेशल कंसेंट क्या है? स्पेशल कंसेंट ये क्यों चाहिए हमें? दिस स्पेशल कंसेंट रिक्वायर्ड क्यों? फॉर द यूज ऑफ रिस्टेंट। सपोज पेशेंट का ऑर्थोपेडिक पेशेंट है या फिर पेशेंट का इरिटेशन हो रहा है ज़्यादा और पेशेंट को रिस्टेंट चाहिए, पेशेंट बहुत एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसे हम अकेले नहीं छोड़ सकते, या फिर पेशेंट का बर्न इंजरी पेशेंट है, बर्न इंजरी पेशेंट है, उसे रिस्टेंट चाहिए ही चाहिए। तो उसी के हिसाब से ये कंसेंट हमें चाहिए। फोटोग्राफी क्लाइंट होगा या फिर डिस्पोजल ऑफ बॉडी पार्ट्स होगा, हम कोई सर्जरी परफॉर्म किए हैं एंड परफॉर्म ये बॉडी पार्ट्स एवेलेबल हो गया है, उसे डिस्पोज कराना है। कहाँ डिस्पोज करेंगे, कैसे करेंगे, प्रोसीजर कैसा है? अगर ओटी में सपोज ये निकल गया, मतलब बॉडी पार्ट्स हम निकाल दिए, तो उसे कहाँ लेके जाएंगे, क्या स्टेप्स हैं, कैसे लाएंगे, ये जो भी मतलब प्रोटोकॉल है बॉडी पार्ट्स को ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान उसे डिस्पोजल करने के लिए। एंड द डोनिंग ऑफ ऑर्गन आफ्टर डेथ। पेशेंट का सपोज कोई भी पेशेंट का अगर डेथ हो गया सपोज, एंड द उसका जो फैमिली मेम्बर हैं वो सब इंटरेस्टेड हैं कि उनका जो ऑर्गन है हम किसी और को दे सकते हैं, ताकि ये किसी और का बेनिफिट में आ जाए, बेनिफिट में आए। तो इसके हिसाब से अगर हम कोई अगर ऑर्गन डोनेट करने के लिए रेडी है और ऑटोप्सी अगर पेशेंट का कुछ एक्सीडेंटली कुछ मिसहैपेंस हो जाता है, पेशेंट का ऑटोप्सी करना ज़रूरी होता है, तो उसी के दौरान भी हमें क्या चाहिए? स्पेशल कंसेंट चाहिए। ये स्पेशल कंसेंट देगा कौन? ना पेशेंट का रिलेटिव दे सकते हैं, ये उससे बोलते हैं स्पेशल कंसेंट। सो थोड़ा रिवाइज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेंट एंड टाइप्स। हम आज देखें टाइप्स ऑफ कंसेंट, जो कि एडमिशन एग्रीमेंट है, सेकंड इम्यूनाइजेशन कंसेंट, थर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट, फोर्थ सर्जिकल कंसेंट, फिफ्थ रिसर्च, सिक्स्थ स्पेशल कंसेंट। सो बेसिकली हमें ये स्पेशल कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग ऑटोप्सी के लिए। एंड द रिसर्च कंसेंट हमारा जो टर्शियर लेवल का जो हॉस्पिटल होता है उधर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन आ गया सर्जिकल कंसेंट। सर्जिकल कंसेंट कोई भी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट सर्जिकल परफॉर्म पेशेंट अगर एग्री नहीं है तो हम कोई भी रूटीन सर्जरी प्रोसेस या फिर इमरजेंसी सर्जरी प्रोसेस नहीं कर सकते। पेशेंट एंड विथ पेशेंट रिलेटिव दोनों को देना पड़ेगा। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत रिस्कफुल प्रोसीजर है, उसे हम देने से पहले कंसेंट लेना चाहिए और पूछना भी चाहिए, और उसका रिस्क क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, पेशेंट को डिटेल्स में कंप्लीट डिटेल्स में समझाना है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेंट पेशेंट से लेना है, उसके बाद हमें ट्रांसफ्यूज कराना है। हम इंडिकेशन बताया था कि कौन कौन सा केसेस में हम ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, जैसे कि बीमारी में देखें तो सिकल सेल अनीमिया हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, एंड जॉन्डिस केस में हो गया, डेंगू केस में हो गया, और तो कोई भी हीमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर अगर है हो रहा है एंड ब्लीडिंग हो रहा है बॉडी से, उसी के दौरान हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। एक्सीडेंटली सपोज बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, एक्सीडेंटली हेड इंजरी हो गया, फिर या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इन केसेस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और फिर कोई भी सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी में मोर देन 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसी के दौरान भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके बाद इम्यूनाइजेशन कंसेंट, जो कि पेरेंट्स से लेना पड़ता है। पेरेंट्स अगर एग्री हैं तो हम इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। इम्यूनाइजेशन देने का बेनिफिट क्या है और ना देने का डिसएडवांटेज क्या है, ये पेशेंट को समझाने के बाद पेशेंट का रिलेटिव या सॉरी ये जो कोई भी चिल्ड्रन का पेरेंट्स अगर रेडी हैं तो हम इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। उसे भी इम्यूनाइजेशन के दौरान भी हम इम्यूनाइजेशन कंसेंट लेते हैं। एडमिशन एग्रीमेंट, अगर पेशेंट का कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी डिजीज़ प्रोसेस होता है, ऐसे कि जैसे हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उसे पेशेंट को देखने के बाद हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसका टोटल इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल, पैथोलॉजिकल, विजुअल डायग्नोसिस जैसे कि CT MRI एक्सरे वगैरह हो गया, ये सब करना पड़ता है। ये सब हम OPD सर्विस में नहीं दे सकते, इसीलिए पेशेंट को
हॉस्पिटल सेटअप में एडमिशन करने के बाद हमें ये जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं। हर पेशेंट सब ये सब ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बाद हमें अगर पता चल जाता है कि कौन सा पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसी के हिसाब से हम एंटीबायोटिक कंटिन्यू कर सकते हैं एंड पेशेंट का रिकवरी धीरे धीरे चालू हो जाता है। उसी के हिसाब से पेशेंट अगर एडमिशन होने के लिए, जो कि एडमिशन होने के बाद ही ये ट्रीटमेंट हम चालू से कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से अगर पेशेंट एग्री है एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो हमें उसे एडमिशन एग्रीमेंट के लिए कंसेंट लेना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेंट चैप्टर। आई होप यू ऑल nursing students understand very well. So this is all about types of consent. Next time we'll see you with new content. Thank you so much.